उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पीरे कामिल उमैरा अहमद की पेशकश। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए खतरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरी ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अगबी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अगबी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बुड़बुड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए ना इंसान को। इस दुनिया में इतना सब कुछ करना चाहती हूँ, अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की तो सारी ख्वाहिशात ही अधूरी रह जाएंगी, उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरी ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए ना, तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरी ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पे हर सूरत में आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी ना, तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये मेरा ख्वाब है। और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने खते अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पे रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती, तो फिर तुम क्या करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले ही तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी? तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबाही मौत मरोगी? जवेरी ने बड़ी ही दिलचस्पी से पूछा। तबाही मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबाही मौत आ ना सकी तो? मेरा मतलब है कि जल्दी ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं ना बनी ना डॉक्टर तो फिर मैं मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन कर ही नहीं सकती कि कभी तुम इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो के मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी। जवेरी ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा।
जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उस हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मुइज हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुइज की टांग पर दे मारा। मुइज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे उस रैकेट से ही पीट रहा था जो मुइज कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुइज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मुइज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुइज के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुइज बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुइज के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुइज एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार के नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मुइज का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुइज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने भी पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मुइज की टांग खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा और उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ, मुइज ने उसे गालियां देते हुए कहा। लॉन्च के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश करी, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बरफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने यके बाद दिगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दी। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को मारते हुए? उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी डिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पे पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुझसे कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी टूटी नहीं। मुझको इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुझ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था।
मिसेस समांथा रिचर्ड्स ने दूसरी बार ड्रॉ में खिड़की के साथ पहली कुर्सी में बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो उस वक्त बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फवक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नजर मिसेस समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और वो जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारत खाने से मुंसलिक स्कूल में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर मिसेस मैरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तिदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निजाम खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजर उस लड़के पर मशगूल रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी छा गई। उस लड़की ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड्स से उसकी नजरें मिली। मिसेस समांथा मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था कि वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जो देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ उस लड़की ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराई नहीं, बल्कि खदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी नमूदार हुई और वो कुछ देर झुंझलाते हुए खामोश हुई और उनके खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार उस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नजर मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, यक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नजरों से उसे देख रही थी। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड्स ने यकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यके बाद दीगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट को आपस में नजरों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब सर्द नजरों के साथ समांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा रिचर्ड ने उछाला था और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाई जाने वाली इस लेबल्ड डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पे बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। वो उससे नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की।
वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे। वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था। जब तैयबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली आई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। उसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ? फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में भी नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाके पढ़ो, तैयबा ने इसी तरह खड़े खड़े उससे कहा। फ्लोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नजर हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफे आगे पीछे करते उन पर आखिरी नजरें डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इस्तराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत ही मानूस सीन था। फिर उनकी नजरें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सलार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पे मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। उन्हें अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए उसे एमसीक्यूज पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में उससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उसे नहीं कहा। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पे लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी उसने उनके कहने पे पेपर को दोबारा चेक किया हो और वो ये तस्लीम करती थी कि उसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सलार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट कराते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है कि 150 साल की उम्र में ये पेपर तुम 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांस ने एक नजर उसके पेपर के सफात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर में ही उन्हें ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसी के लिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लो फिर मुझे तो ये पैकेट मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो यकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई कि क्या ये घबराने वाली बात थी। 3 साल पहले मामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्हें और उनके शौहर हाशिम को
वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर अजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी इमामा अजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, अजद को तो कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसे नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटी की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटाई। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरें उसी पर मशगूल रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम इसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लॉन्च में आई थी। बुड़बुड़ाते हुए वो लॉन्च से निकल गईं। ये न्यू ईयर की नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पौश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाजें कसते रहते थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन चला रहे थे। 11:15 पर वो जिम खाने के बाहर मौजूद थे, जहां पार्किंग लाइट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन्हीं लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड नाम मौजूद थे, क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:25 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और उसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिमखाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होती ही वहां एक तूफानी बदतमीजी का आगाज हो जाना था और वहां मौजूद लोग इसी तूफानी बदतमीजी के लिए वहां आए थे। 15 साल वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिल-ए-दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाजें अब शोर और खुशी के क़हक़हों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहाँ बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के केन पकड़े वो वहाँ मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ केन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पे खड़ी एक गाड़ी के विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा केन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधा घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान तमाम चांसेस जाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान?
सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया था, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फैलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होठ भींचे 7 हिंसों पर मबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अजरत को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो तो नहीं थी जितनी वो उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के ही लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी 23 साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाथ से जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम तब्दील हो गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज़ दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए हद मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी उसके लहजे में अजीब सी सर्दमहरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उसे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ख्वामोख्वाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ, अजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा मगर वो खामोश रही। तो उसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने उसकी बात काटकर कहा। उसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा है कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तखरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका हाल क्या पूछूं? जाहिर है कि आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो उसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने बिस्तर में पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और ही बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं।
آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ، بیریش یا بولش انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبٹ دی۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یہ آپ سے اناٹمی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کرتے ہیں، بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی تکنیک استعمال کی گئی ہے، دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزل طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہے، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی امیچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ نہ بول سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں، اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی یا ناراضگی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح میرے ساتھ یہاں بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیر ہوں، نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا، اور اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمری میں چلی گئی تھی۔ اب وہ خود ایک بار پھر پری ٹین ایج میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پہ ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکار کر اپنے گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کر دیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسجد نے گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی، اس کی بات سن نہیں رہی تھی،
अजद को लगा कि वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अक़ब में मौजूद अनेक्सी से म्यूजिक की आवाज बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरान कुन क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। अनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में तो इससे ज्यादा तेज और बुलंद म्यूजिक भी उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। और जहां तक सातवें लड़के का ताल्लुक था तो वो एक ऐसी किसी चीज से मुतासिर नहीं होता था। अनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगूलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। खालीन पर मौजूद एक मशहूर रेस्टोरेंट के लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेटें, चमचे भी पड़े थे। खालीन पर खाने पीने की बची कुची चीजें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप खालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी खालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बराजमान थे। उनके सामने खालीन पर बियर के खाली केन्स का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ थे जिनका इंतजाम उनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़ों पर वो 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप की द्रोस से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवसत से इस्लामाबाद के एक क्लब से खरीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफगान से खरीदी थी। तीनों मौक़ों पर उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया था, जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी उन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक सियाह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात परोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल के कॉलर्स वाली एक चेक डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती नजर डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर उस सुर्खी के बावजूद वो ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफी देर बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ के पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर ज़बान की नोक के साथ दिलचस्पी और तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे हिला में उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होशो हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज्यादा महजूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास खालीन पर पड़े हुए बियर की कैन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह दर्द कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी उसी तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो पुरसोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब भी मुतवर्रम हो रही थी, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद भी वो उसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो उन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था,
کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب وہ پہلی بار الجھنے لگا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹوڈیو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے اپنے جاگرز پہنے اور ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرا باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کے بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوروں پر خون کے خطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنی ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں بھی کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی ناک میں سے عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمل کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پسلتا ہوا خون۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹ کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔ فخری انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم۔ اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے خدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھی۔ صرف گولف کا اور کیوں وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھیں۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں ہی یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخری انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو موئے حیرت کر دیا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ 18 ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔
रफ से खेले जाने वाली इस शॉट ने अगर उसे महूए हैरत किया था तो सालार सिकंदर के पुटर्स ने उसे दमबखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उसके होल के दरमियान मौजूद फासले को नापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा जो गोल्फ कार्ट पकड़े सालार को देखते हुए बुड़बुड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस्तेहाई अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती। कैडी ने बड़े मामूल के अंदाज में उन्हें बताया। आज आप पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो वो फख्रे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं ही करूंगा। जुबैर ने कुछ खपत के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखकर एनी टाइम एनी प्लेस, उन्होंने सालार की तरफ से अपने भाई को पुरएतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शन में उससे हारा हूँ, मगर वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पे हंसी थी, मगर सालार के माथे पे चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम करना पड़ेगा। असजद दरवाजा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, खास बात है? हाँ, इमामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे मामा पिछले काफी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। उसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पे नाराज हो गई, पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही उसमें। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया है असजद, उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले भी मैं यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे अपनी एहसासात वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती है मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने उससे पूछा? एक बार नहीं, कई बार। फिर? हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई यही बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमायने लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब तो बच्चे तो नहीं रहे ना तुम लोग मामूली मामूली बातों पे परेशान होने की आदत छोड़ दो।
انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم تو وہ اپنے فرض سے سبکدوش تو ہو جائیں گے۔ شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسجد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہی صحیح ہے کہ اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس روئے نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے۔ چوئنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی ہی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ 1 دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائک چلانے لگا۔ 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر یکدم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لین کو توڑا اور دوسری لائن میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتے ہوئے ٹریفک کی بریکیں یکدم چڑچڑانے لگیں۔ اس نے فل سپیڈ پر بائک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل پر سے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بائک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کسی چیز پر گرا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا، اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹ کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھی۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنونسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پہ ایک ایک پوسٹر لگا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اس وقت ٹوٹتی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ ہال یکدم تالیوں سے گونج اٹھتا۔ آدھا گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تک تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیوں میں خود سالار بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیٹ سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کر دیا۔ گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ یک لہجہ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا سرمایہ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی بھی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھری۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔
दोनों के दरमियान टॉकर और डोअर का फर्क होता है और ग्रेट टॉकर और नॉट ग्रेट डोअर। सालार के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्जों की रवानी नहीं है, उसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिरकुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, उस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड में वो उसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था, और इसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तिदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर इन जवाबात में भी इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपने तकरीर में लिया था। उसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फसाहत व बलागत, जो कि पहले उसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सालार के मुख्तलिफ जवाबात के सामने जब ज़मानी नजर आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज या एक जुमले में दे देता, उसके लिए फैजान को आदतन तमीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में उसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट को कुछ और सही महसूस होता कि ये एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं, जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सताइशी नहीं है? एतराज किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज को रद्द कर दिया गया। खुद सताशी और खुद शनासी में क्या फर्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में है, संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौम को पड़ता है, उस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज किया गया। क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो, फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा। हॉल में हंसी की आवाजें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा उस बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाजरीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती से अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? उसने पूछा। 6, उस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है, अगर हम 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर इसमें से 3,99,999 को तफरीक करें, फिर इसमें से 9,29,292 को जमा करें, और इसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब दें, फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें। इसके बाद जवाब में 4,92,359 को जमा कर दें तो क्या जवाब आए? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 81,42,473 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सालार ने जवाब दिया। उस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को इस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल उस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले इस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से उसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ।
इमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने भी लेकर जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? इमामा अंदाजा नहीं कर सकी कि ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहाँ? इमामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो आप फिर जल्दी जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी ही आया करूंगी, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फोन पर बात कर लिया करो, मैं तुम्हें फोन किया करूंगी। हाँ, ये ठीक है। साथ को उसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेदहानी के आलम में उसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साल साद 5 साल पहले उनके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसे उसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था, मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। इमामा से वो सबसे ज्यादा मानूस था। इमामा को उस पर अक्सर तरस आता। तरस की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी इस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजर जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। Like, comment, share, press the bell icon